हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट जिनको करने हैं अपने सपने साकार आज और अभी से, वो हो जाइए अपने कलम कॉपी के साथ तैयार। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशंस, उसके डेरिवेशंस और फिर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशंस को समझने से पहले हम एक बार कल की क्लास को रिकॉल करते हैं, जैसा हम ऑफलाइन क्लासेस में किया करते हैं। ओके, तो कल की क्लास में स्टूडेंट हमने डील किया था इफ अ पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज प्लेस्ड इन मीडियम और वैक्यूम, then electric field is created by that particles. If the electric field is created by that single charge particles or by that system of charge particles, then some electric field or some electric force can be experienced in the presence of any test charge. Okay, तो एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच हम कुछ गेम खेलेंगे और उसी गेम के बेसिस पर हम इस इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ओके, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पर हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ओके, नाउ सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड ये चार्ज आपका टेस्ट चार्ज है जो कि हमने कल बोला था। ओके, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर का साइन दे सकते हैं। Now, on the basis of this thing, we can say that force experienced due to electric field is equal to E time Q. Okay, जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के कारण बनेगा, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। So that force experienced on this test charge due to the presence of electric field. Okay, now from Coulomb's formula, we have seen that force is equal to K time Q by ds square. Okay, so according to this thing, we can say that the force is inversely proportional to the square of the distance and the directly proportional to the multiple charges. Okay student, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशंस का और डेफिनेशंस का। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड refer for the charge at rest. It is refer for the charge at rest. चार्ज को रेस्ट पर रख करके वर्क डन करना है। चार्ज को क्या करना है? रेस्ट पे रखना है। फिर उस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वर्क डन होगा बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट। वो एक्सटर्नल एजेंट हम हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। तो उस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाला वर्क डन ध्यान से देखना है। ओके, नाउ तो मैंने बोला क्या, लेट कर लेते हैं, लेट q coulombs of source charge is placed in the medium or in the air, that is the air। तो एयर में हम एक q coulombs of source charge को रखते हैं। अच्छा, अगर हमने q coulombs of source charge को रखा, चूंकि नेचर में पॉजिटिव है तो हमने पढ़ा है it will create a uniform electric field lines। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So that uniform electric field lines will be created from the source charge and tends to the infinity point। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए originated from the source charge tend to the infinity point। नेगेटिव चार्ज के लिए originated from the infinity tends to the negative charge point। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक q coulombs of test charge को कंसीडर करते हैं, that q coulombs। ओके स्टूडेंट, तो मैंने बोला ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज के कारण यहाँ बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण नेचर में आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम दो तीन बातें सीख सकते हैं क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लाइक जैसे ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है।
सोर्स चार्ज की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, टेस्ट चार्ज की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है। टेस्ट चार्ज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज ये होती है दैट टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज इसका कुछ अपना सिग्निफिकेंट होता है दैट इट मस्ट बी स्मॉल, सो इट इज वेरी स्मॉल। ओके नाउ अगर ये स्मॉल है उसका सिग्निफिकेंट क्या है? अगर ये स्मॉल है इट विल नॉट क्रिएट देयर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बना लेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ये खुद का पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये खुद का पोटेंशियल जनरेट करेगा, फिर वर्क डन में कुछ डिमेरिट है। तो हमें क्या करना है? फॉर द फंडामेंटल स्टडी वी नीड टू वेरी केयरफुल अबाउट द टेस्ट चार्ज। द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल होगा स्टूडेंट then it will not create any electric field, it will not create any electric field. Okay, and the very third properties of that discharge, it should be non-accelerated, so it should be non-accelerated मोशन, क्योंकि अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोजेस हो जाएगी तो उसकी कुछ अपनी एनर्जी आएगी, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ डिमेरिट आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के साथ टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, जिसमें सबसे पहला वेरी स्मॉल, विल नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, एंड no kinetic energy, and no kinetic energy. Okay, so with these four characteristics we need to work on that test charge। इस चार फंडामेंटल कैरेक्टर के साथ हमें इस टेस्ट चार्ज पर कुछ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करना, उसी वर्क डन के बेसिस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो मैंने बोला क्या आपको ध्यान देना है, वी नीड टू फाइंड द वर्क डन। ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, टेस्ट चार्ज को हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट मस्ट बी वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। ओके ना, उस वर्क डन को थोड़ा समझना है। हमने बोला क्या, यहां से फोर्स फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू k टाइम q d स्क्वायर, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू force per unit charge, and we have seen in the first chapter that electric field is also equal to k times q by d square. On that basis we can say that electric field is directly proportional to the source charge and electric field is inversely proportional to the square of the distance। अच्छा स्टूडेंट ध्यान देना, आपको दो बातें देखो, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to the source charge। यहाँ पर सोर्स चार्ज कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है। अगर सोर्स चार्ज कांस्टेंट है एंड रेस्ट पर है तो ये फील्ड कैसा है? स्टैटिक फील्ड। ध्यान से फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, इफ दैट सोर्स चार्ज इज कांस्टेंट देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी कांस्टेंट। ओके ना, एंड दैट चार्ज इज स्टैटिक। तो दो बातें, ये चार्ज हमारा कैसा है? स्टैटिक है, और कैसा है? कांस्टेंट। तो स्टैटिक चार्ज और कांस्टेंट चार्ज के प्रेजेंस में जो फोर्स होगा वो फोर्स किस पर एक्सपीरियंस होना है? टेस्ट चार्ज पर एक्सपीरियंस होना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फोर्स जो लगने वाला है वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, राइट ना? अब देखिए यहां से हमने बोला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अगर ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा, डिस्टेंस घटाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर ये हमारा सोर्स चार्ज है q कूलम्ब्स का और इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर, ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कुछ पॉइंट डिसाइड करते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है a पॉइंट, that is called B point, that is called C point। Okay, now from the source charge the distance of A is d1, from the source charge the distance of B is d2, from the source charge
the distance of C is d3. What we have seen, that electric field strength is inversely proportional to the square of the distance. Distance increases, field decreases. Distance decreases, field increases. Distance least, field larger. That means electric field strength डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है. अगर डिस्टेंस बदल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बदल जाएगा. ओके ना, तो मैंने बोला ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 या EA रखते हैं, बी पॉइंट पर EB एंड सी पॉइंट पर EC. देन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फिगरेशन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट C इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट A. According to this concept, here we can see that force is equal to E times Q. That force is equal to E times Q. Sure, we can say that force on C is greater than force on B is greater than force on A. यानी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बात जो है वो वेरिएबल है. So the force acting on the point in electric field lines is different. टेस्ट चार्ज को अलग अलग पॉइंट पर रखेंगे तो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा. अंडरस्टैंड? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यानी ए पॉइंट पर सबसे कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा जबकि सी पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा. क्यों? ए पॉइंट सबसे ज्यादा दूर पर है, सी पॉइंट सबसे पास है. जितना पास उतना फोर्स, जितना दूर उतना कम फोर्स. अंडरस्टैंड? तो यहां पर फोर्स कम है, यहां पर फोर्स ज्यादा है. अगर यहां पर फोर्स कम है तो यहां पर वर्क डन कम होगा क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. यहां पर फोर्स ज्यादा है अर्थात यहां पर वर्क डन ज्यादा होगा. यानी यहां की एनर्जी ज्यादा है, यहां की एनर्जी कम है. अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है. एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट so that class can be continued for further. Okay, now we need to understand the derivations. I hope you are enjoying the class and मैंने पहले बोला था like, subscribe, share and comment also. क्योंकि like, subscribe तो खैर एक बात होती है लेकिन कमेंट इज वेरी कंपल्सरी. क्योंकि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे मुझे पता नहीं चलेगा. राइट ना? ओके, नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द डेरिवेशंस देन डेफिनेशंस. ओके, तो मैंने बोला क्या, हम कुछ कंसीडर करते हैं. लेट q coulombs of source charge is placed in air मान लेते हैं. फंडामेंटल स्टडी करना है तो एयर मान लेते हैं. सो लेट q coulombs of source charge is placed in air, then electric field is created. ओके, तो मैंने बोला क्या, ध्यान देना है. यहाँ पर ये मैंने सोर्स चार्ज रखा q coulombs का, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करें यहाँ पर. सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में या इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में हमने एक सोर्स चार्ज को यहाँ पर है जो फील्ड बना रहा है, एक टेस्ट चार्ज. दैट वी कैन से दैट q coulombs of test charge is placed at the point of infinity. And that point is called infinity point. कौन सा point है ये? आपका infinity point. That point is infinity point. Okay, now, so if this charge particles is placed till infinity, then we need to carry this positive charge from infinity to in this given electric field. We need to carry because we are going to calculate the work done by some external agent. Okay, now so we need to carry this positive charge against the electric field. देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है इधर. सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स
एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फोर्स हमारा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब मैंने क्या बोला था, चार्ज कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो देखिए यहां से दैट फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर फोर्स 0 होगा तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो फॉर नेट फोर्स we can say that this force external plus force due to electric field must be equal to 0, must be equal to 0। अच्छा, कितना फोर्स लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो E टाइम्स Q। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स प्लस E टाइम्स Q ना। अब एक बात और समझिए, अगर दोनों का एडिशन यानी दोनों का एक्सपीरियंस्ड फोर्स 0 होगा, इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट force due to external agent must be equal to minus EQ। कई बार स्टूडेंट चार्ज के बेसिस पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला यूज करते हैं, जिसके कारण डेरिवेशंस में दिक्कतें आती हैं। आपको समझना है, यहाँ पर देखिए वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है तो कितना फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 का है। अगर ज्यादा या कम फोर्स लगाइएगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक बार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक बार डिसलेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या करना है, उतना ही फोर्स लगाना है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है EQ, हमें लगाना है माइनस F। अगर हम लगा रहे हैं F पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा, माइनस EQ। समझने वाली बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ओके ना, दो बातें हमने बोला, फोर्स कितना लगेगा, माइनस EQ फोर्स लगा। ये फोर्स लगा कौन रहा है, एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट क्यों लगा रहा है वो चीज समझिए। जैसे देखिए मैंने बोला कि मान लेते हैं सोर्स चार्ज है, मैंने सोर्स चार्ज को यहाँ पे रखा, सोर्स चार्ज के कारण बनने वाले ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, ये नेचर में पॉजिटिव है, ये भी नेचर में पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो चार्ज तो ऑटोमेटिकली अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, क्या ये चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ जा रहा है या फिर मैं ले जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ। तो एक्सटर्नल एजेंट कौन हुआ, मैं हुआ एक्सटर्नल एजेंट। तो समझ में आपको क्या, ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को मैंने फिजिकल फोर्स लगा के मूव किया। अगर यहाँ पर हाथ हटाएंगे तो चार्ज डिस्प्लेस होगा, किधर डिस्प्लेस होगा, इधर डिस्प्लेस होगा। तो मैंने बोला मेरा फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, भी तो दोनों एक दूसरे के डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फोर्स इधर, dr इधर, यानी समझना है अगेन एक पॉइंट कि इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगा के जैसे हाथ उड़ाया चार्ज डिस्प्लेस हुआ इधर, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शंस में, ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। और माइनस है भी क्यों, बिकॉज दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और अगर एंगल 180 है तो cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, -1। हर पॉइंट एक दूसरे को सिग्निफाई कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट के कारण माइनस, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, अगेन माइनस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल 180, cos 180 -1। अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ओके, तो मैंने बोला क्या यहाँ पर समझना था आपको, सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड हियर, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का होना चाहिए, इसलिए F नेट 0 होना चाहिए। अगर F नेट 0 होगा तो फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 0 होना चाहिए, इसलिए फोर्स एक्सटर्नल कितना हो गया, -2। अब दो बातें समझ लीजिए, हमने बोला क्या, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू -EQ। हमें यही तो फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज और, ये फोर्स एक्सटर्नल कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फोर्स एक्सटर्नल वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसा होगा, वेरिएबल होगा। वर्क डन भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। वर्क डन इज आल्सो वेरिएबल।
इसलिए वेरिएबल वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन से, तो हम इसका इंटीग्रेशन यूज करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ okay, so here we have seen this q coulombs of charge create electric field, क्योंकि तो हमें बस डेफिनेशन डेरिवेशन देखना है। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज q coulombs का। हमने बोला एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर लगा रहा है, दैट फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इधर है। लेट अस से दैट कि dx डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? dx डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस पॉइंट को समझने के लिए हम कुछ कंसीडर करते हैं कि अगर ये पॉइंट इंफिनिटी है तो इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इंफिनिटी। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we need to carry this positive charge from infinity to any given point। मान लेते हैं given point यहाँ पर a है और इसको हम ऐसे कैरी करते हैं। ओके, नाउ इस सोर्स चार्ज से पॉइंट a तक के डिस्टेंस को अगर हम एक्सेलरेट कर लेते हैं तो क्या चार्ज को एक्सेलरेटेड लाना है या नॉन एक्सेलरेटेड? चार्ज को नॉन एक्सेलरेटेड लाना है। अगर चार्ज को नॉन एक्सेलरेटेड लाना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? स्लोली होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट स्लोली होगा तो स्लोली डिस्प्लेसमेंट ही नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्रिएट करता है। ओके, ना हमें चीजें समझ में आ रहा कि वर्क डन करने के लिए हमने क्लास 11 में पढ़ा था दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, आप समझ देखते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल है। अगर एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल है तो वी नीड टू इंटीग्रेट दैट फोर्स। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे सो दैट फोर्स इज वेरिएबल, सो दैट वर्क डन इज आल्सो वेरिएबल। और मैंने बोला कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा dx है देन दैट वर्क डन इज इक्वल टू dw, सो दैट dw इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स into dx, so that dx is integrated from point infinity to a। अच्छा, एक पॉइंट और समझिए यहाँ पर, देखिए फोर्स एक्सटर्नल क्या है? माइनस eq है, सो वी कैन से that integration of dw from infinity to a is equal to integration of माइनस eq into dx। माइनस साइन को बाहर ले लीजिए, वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे आपको वर्क डन मिलेगा, वर्क डन फ्रॉम infinity to a is equal to माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, then integration of that eq into dx from infinity to a, then from the formula that e is equal to kq by d square, so we can say that it is called k times q by d square into dx times q, because this is test charge. Now we need to integrate that system. K is Coulomb's constant, that q is the charge, that charge is also constant, that q is test charge, that is also very negligible, so constant. So we need to integrate distance only from between infinity to a. Okay, now if that is the work done, so that work done is from infinity to a is equal to, यहाँ से माइनस साइन k q q को बाहर ले लेते हैं तो माइनस k टाइम q q इंटीग्रेशन ऑफ dx by d स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू a। अब स्टूडेंट समझना, देखो आप अच्छी से समझ लेते हैं, ये d स्क्वायर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस d स्क्वायर को x स्क्वायर कंसीडर करेंगे, सो देन x स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो k टाइम q q इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx by x स्क्वायर इंफिनिटी टू a। अच्छा, dx और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको कितना मिलता है? k q q माइनस 1 by x इंफिनिटी टू a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट लगाना, अच्छा लिमिट लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। देखिए हमने बोला क्या, ये भी तो वर्क डन है, अपर लिमिट फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, सो दैट इज कॉल्ड
work done from infinity to a, work done from infinity to a. So we can say that upper limit WA minus W infinity is equal to minus and minus k time q upon upper limit minus 1 by x minus लोअर लिमिट 1 by infinity. अच्छा 1 by infinity 0 हो जाएगा, इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस k टाइम q by x. So that is the work done, and that work done is equal to potential energy, difference in potential energy. So we can write delta U. So that delta U is equal to kq by x. Understand? तो एक बार डेरिवेशन को समझिए एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. Any confusion student? Okay student, so that is the derivation of electrostatic potential energy. अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट के साथ ही डिक्टेट करूंगा उसे. ओके, नो बहुत ही आसान है डेरिवेशन, कुछ नहीं है. वर्क डन फाइंड आउट करना था. वर्क डन किसमें? वेरिएबल सिस्टम में. वेरिएबल सिस्टम क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ अपना फोर्स का स्ट्रेंथ वेरिएबल बनाता है. अगर फोर्स का स्ट्रेंथ वेरिएबल बनाएगा तो वर्क डन भी वेरिएबल होगा. ओके, तो फॉर्मूला मिला हमें क्या? दैट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी इज इक्वल टू k टाइम q बाय d. जहां पर आपको समझना है दैट k इज इक्वल टू कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स कांस्टेंट, q is source charge, that q is test charge, and that d is the distance from a to infinity. So that d is distance from a to infinity, and that is called distance from infinity to a, distance from infinity to a, and that is called displacement. That is called displacement. अगर आप इसको displacement बोलते हैं then it is also called relative position. क्या कह सकते हैं आप इसको? relative position. क्योंकि देखो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं. बट बेसिकली आई डिसाइडेड टू गो फॉर ईच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. आप आसानी से इसको समझ सकते हैं. जितने वीडियो बनाने पड़े मुझे, नो टेंशन, फ्री टाइम. ठीक है, लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, फिर भी मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, तो अभी आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा. सो एंजॉय द क्लास. थैंक यू.